सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है साइंस में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस का जो पहला चैप्टर है वो इन्वायरमेंट का है, यानी कि वो पर्यावरण का है। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में उनको डिवाइड करके मैं पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बायो वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, और बायो वाला पार्ट मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आप लोग को, उसका रीजन ये है कि इसमें केवल 2 चैप्टर हैं, और ये 2 चैप्टर बहुत बहुत ही इजी हैं, और सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगी, और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले बायो वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को जहां से आसानी से नंबर मिल सकते हैं, जहां जिस चैप्टर में कम मेहनत करने पर नंबर मिल सकते हैं, उसको आप लोग पहले पढ़ ले। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। और दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, तो बहुत ही आसान है। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः वो अतिलक उत्तरी और बहुविकल्पी के ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो रक्त का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे। एक मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए, कौन कौन से रक्त कण होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रक्त। तो मानव शरीर में संचरण करने वाले तरल पदार्थ को जो शिराओं द्वारा हृदय में जाता है और धमनियों द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, रक्त या रुधिर कहलाता है। इसका पीएच 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है वो 7.3 से 7.5 के बीच में होती है। तो दोस्तों, पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 के बीच में होती है रक्त की। इसके बाद देखिए, यह चिपचिपा नमकीन स्वाद जैसा हल्का क्षार के समान अपारदर्शी, गाढ़ा और लाल रंग का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। रुधिर मतलब रक्त, मतलब सबका मतलब ब्लड ही है, जिसको हम आम बोलचाल में खून कहते हैं। तो चाहे खून कहीं पर आएगा, चाहे रक्त आएगा, चाहे रुधिर आएगा, आपको उसका मतलब क्या समझना है, ये सभी ब्लड है, यानी कि ये सभी खून की ही बात हो रही है, बस इसके अलग अलग नाम है। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कि रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर के बना होता है। दोस्तों, प्लाज्मा एक निर्जीव तथा तरल माध्यम है जिसमें रुधिर कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के माध्यम से ही रुधिर कण संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। रुधिर परिसंचरण मानव शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं अन्य आवश्यक पदार्थ उत्तक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। दोस्तों, जो खून होता है या रक्त होता है हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो रक्त होता है वही हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में भोजन, यानी कि जो विटामिन, मिनरल होते हैं जो हमें खाने से प्राप्त होते हैं, उन्हीं विटामिन और मिनरल को पूरे शरीर में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पानी, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो पूरा रक्त होता है यानी कि ब्लड, इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे पूरे शरीर में, आप लोगों को पता है। और जब रक्त की कमी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी जिसको हो जाती है, यानी कि जिसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उसको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हमेशा थकान रहती है, या फिर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी कोई काम उसका करने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके से जो रक्त होता है, ब्लड, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो सही होना चाहिए। और रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके बाद रक्त की संरचना कैसी होती है, ब्लड की संरचना या ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, संरचना के आधार पर मनुष्य के रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है। तो प्लाज्मा आयतन के आधार पर लगभग 55 से 60% भाग, और रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु के आधार पर अगर होगा तो 40 से 45% भाग। अब रुधिर के अवयव, तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लड। तो रक्त के विभिन्न अवयव निम्नलिखित हैं। प्लाज्मा, यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% प्रोटीन तथा 10% लवण होता है। तो रक्त के कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्लड में,
तो सबसे पहले हम प्लाज्मा देख रहे हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है, तो प यहाँ पर देखिए प्लाज्मा में प पहले आ रहा है ना, प मतलब पीला, प से पीला याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना है आपको कि पीले रंग का होता है। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है या द्रव होता है, लिक्विड भी आप कह सकते हैं। तो पीले रंग का लिक्विड होता है जिसमें 90% प्रोटीन होता है और 10% लवण होता है। अब इसके बाद देखिए लाल रुधिर कणिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बार बार एग्जाम में पूछा है आप लोग के। इसके अलावा लाल रुधिर कणिकाओं का क्या काम होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या काम होता है। तो रेड ब्लड सेल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं यह कैसे होते हैं, यह गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होते हैं। यह लाल रंग के होते हैं। इनमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बंध और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, रेड ब्लड सेल होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये लोग ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में फैलाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा है। दोस्तों जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं यह हीमोग्लोबिन से युक्त होती हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर रेड ब्लड सेल में कि यह हीमोग्लोबिन से युक्त होते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और इसके अलावा रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब इसके बाद हम श्वेत रुधिर कणिकाएं देखेंगे। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन भी आपने देखा रेड ब्लड सेल में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका ग्रंथियों में होता है। तो दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप देखिए अस्थि मज्जा में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, लसिका ग्रंथियों में भी होता है। तो ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य काम होता है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में। इनका काम होता है, आप ध्यान से देखिएगा, इनका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का रोग आता है तो सबसे पहले उनसे कौन लड़ता है, सबसे पहले उनसे व्हाइट ब्लड सेल लड़ते हैं। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से। और यह क्या करते हैं, किसी भी रोग को आने नहीं देते हैं, किसी भी डिजीज को नहीं आने देते हैं। इसीलिए जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इनको हम शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। यानी कि ये हमारे शरीर का बॉडीगार्ड होता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है बाहरी जीवाणुओं से, विषाणुओं से, और हमें बीमार नहीं होने देता है। तो याद रखिएगा कि शरीर का बॉडीगार्ड किस सेल को कहते हैं या किस ब्लड सेल को कहते हैं। शरीर का बॉडीगार्ड हम व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं और इसका निर्माण अस्थि मज्जा, प्लीहा और लसिका ग्रंथियों में होता है। और इसका एक ही काम होता है मुख्य रूप से कि शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना, शरीर की किसी प्रकार के रोग से रक्षा करना। अब इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स या ट्रम्बोसाइट्स, ये क्या करते हैं, ये रुधिर कणिकाएं अनिश्चित आकार की होती हैं। इनकी मात्रा शरीर में 2 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त ऊतकों को सही करते हैं। यानी कि जो प्लेटलेट होते हैं ये हमारे शरीर में जो भी कहीं पर ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको यह क्या करते हैं, सही करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, रुधिर अणुओं के समान ही इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। जहां पर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है वहीं पर प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है। प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोकने का कार्य करते हैं जिससे रुधिर बहाव रुक जाता है। रुधिर बहाव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टैसिस कहलाती है। इसका मुख्य कार्य रुधिर को जमने में मदद करना है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्लेटलेट का क्या काम होता है तो आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे कि प्लेटलेट का जो काम होता है ये क्या करता है, यह खून को या रक्त स्राव को रोकने का काम करता है और रुधिर को जमने में मदद करता है। तो प्लेटलेट का मुख्य यूज आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख के आसपास होती है शरीर में। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आप लोगों ने रेड ब्लड सेल देखा, व्हाइट ब्लड सेल देखा, प्लेटलेट्स देखा। इसके अलावा प्लाज्मा भी आप लोगों ने देखा।
प्लाज्मा किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है और यह एक लिक्विड है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इनका जीवन काल कितना होता है। एग्जाम में बार बार पूछा है कि रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 120 दिन, लगभग 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यह 24 से 30 घंटे या पूरा एक दिन, इनका जो जीवन काल होता है वो 24 से 30 घंटे का या एक दिन भी हम कह सकते हैं। और जो प्लेटलेट होते हैं यह 8 से लेकर के 12 दिन तक। अब देखिए अगर एग्जाम में पूछेगा कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं या रुधिर कितने प्रकार के होते हैं या रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको ये 3 प्रकार लिखना रहेगा। अब इसके बाद ब्लड का क्या काम होता है हमारे शरीर में, आप लोगों को अच्छे से पता है। जो ब्लड है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे पूरे शरीर में। तो सबसे पहले तो रोगों से सुरक्षा करता है, किसी प्रकार का रोग नहीं आने देता शरीर में। फिर शरीर का तापमान क्या करता है? नियंत्रित करता है। शरीर की सफाई भी करता है धमनियों और सिराओं के माध्यम से, आप लोगों को पता है। पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी खाना हम खाते हैं वह, उसमें से जो विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वह पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से ही जाता है। और इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परिवहन, घाव का भरना, CO2 का परिवहन और अन्य पदार्थों का परिवहन, ये सब रक्त के माध्यम से ही होता है। चाहे विटामिन हो, मिनरल हो, पोषक तत्व हो, सब पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में खून के माध्यम से ही पहुंचता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है। तो रक्त यानी कि खून जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद देखिए आगे है रुधिर के वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। तो रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, 1901 में की थी। अब देखिए रुधिर वर्ग के प्रकार। रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो आप देख सकते हैं 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। तो यहाँ पर आप देखिए रुधिर वर्ग ए में जो है ये एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। इसके बाद देखिए AB, रुधिर वर्ग AB में एंटीजन जो होता है वो AB होता है और एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, जबकि जो O रुधिर वर्ग होता है इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी ए तथा बी होते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है रुधिर वर्ग में, जो अभी आपने देखा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। और सर्वग्राही और सर्वदाता किस ग्रुप को कहते हैं? एग्जाम में बार बार पूछा है। तो सर्वग्राही यानी कि जो सभी का रक्त जो ग्रहण कर सकता है वह कौन है? AB। अगर किसी व्यक्ति का ग्रुप AB है यानी कि किसी के रक्त का ग्रुप AB है तो उसे किसी का भी रक्त हम चढ़ा सकते हैं, A का भी, B का भी, AB का भी और O का भी। और जो रुधिर वर्ग O है यह किसी को भी अपना रक्त दान कर सकता है, चाहे A को, B को, AB को या O को। तो आप लोग याद रखिएगा सर्वग्राही कौन है? AB और सर्वदाता कौन है? O। एग्जाम में बार बार पूछा गया है तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों रुधिर बैंक या सामान्यतः हम बैंक का मतलब क्या समझते हैं? बैंक का मतलब जहां पर हम रुपए या पैसे जमा करने और निकालने जाते हैं। तो रुधिर बैंक का मतलब क्या होगा? ब्लड बैंक का मतलब कि जहां पर हम ब्लड लेने यानी कि जब हमें जरूरत होती है तो हम वहां पर ब्लड लेने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रुधिर बैंक एक ऐसा केंद्र होता है जहां रक्तदान के परिणाम स्वरूप एकत्र किया जाता है। किसे? रक्त को। तो रुधिर को एकत्रित किया जाता है और बाद में रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु संरक्षित कर लिया जाता है। तो रुधिर बैंक में जहां आपको पता है कि बहुत जगहों पर रक्तदान कैंप लगता है या ये कहें कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और ब्लड डोनेशन कैंप में आप अपनी इच्छा से जा करके ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो ब्लड आप डोनेट करते हैं वो किसी ना किसी का जीवन बचाने में काम आता है। इसीलिए ब्लड जो होता है रक्तदान को महादान भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। दोस्तों इसे हम एकत्रित कहाँ करते हैं? जो ब्लड हम डोनेट करते हैं वह एकत्रित होता है ब्लड बैंक में और जब किसी को बहुत अधिक आवश्यकता होती है ब्लड की तो वो जा करके यहाँ से रुधिर बैंक से उस ब्लड को ले सकता है।
इसके बाद देखिए रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन। तो रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आधान के लिए उसका उपयोग होता है। ताजे जमे हुए प्लाज्मा को -25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है। तो ताजे जमे हुए प्लाज्मा को -25 डिग्री सेल्सियस पर 12 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो रक्तदान होता है, जो हम रक्तदान करते हैं, उस प्लाज्मा को हम 12 महीनों तक यानी कि पूरे 1 साल तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत है तो वह किसी व्यक्ति को हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड बैंक में हम ब्लड डोनेट करते हैं, वो किसी न किसी का जीवन बचाने का काम करता है और रक्तदान इसीलिए महादान कहा गया है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा है, ताजे जमे हुए प्लाज्मा को -25 डिग्री सेल्सियस पर 12 महीनों तक हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रक्त का चढ़ाना या फिर रक्त को किसी और को चढ़ाना। तो यहाँ पर आप देखिए किसी व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने को रक्तदान या रक्त आधान कहते हैं या रक्त चढ़ाना भी कहते हैं। तो रक्त चढ़ाने को यानी कि किसी एक व्यक्ति का ब्लड निकाल के हमने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया, तो यही क्या होता है, रक्त आधान होता है। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर आप देखिए रुधिर बैंक से लिए गए रुधिर की जांच करके ही रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि जो ब्लड बैंक से ब्लड आया है उसकी एक बार चेकिंग होती है कि क्या वह ब्लड बिल्कुल सही है और जिस व्यक्ति को हम चढ़ा रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप सारी चीजें मैच करने के बाद ही, या जिस व्यक्ति का हमने खून लिया है उसको कोई रोग तो नहीं था खून से संबंधित, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है आप लोगों को वैसे भी पढ़ने में समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये सभी बातें ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, स्कूलों में आप लोगों ने इसे पढ़ाई है। अब देखिए रुधिर देने वाले व्यक्ति को दाता तथा लेने वाले व्यक्ति को ग्राही कहते हैं। तो देने वाले व्यक्ति को तो दाता कहेंगे और लेने वाले को ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाला। तो इस तरीके से रक्त आधान का मतलब अगर कहीं एग्जाम में आएगा तो आप समझ गए ना, रक्त आधान का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का रक्त लेकर के दूसरे व्यक्ति को क्या करना, उसी रक्त को चढ़ाना। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि ब्लड जब दिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, तो देने वाले व्यक्ति को और रक्त लेने वाले व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति खून दे रहा है अपना और जो खून ले रहा है, उन लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए रक्त देने वाले व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की जांच कर लेनी चाहिए। आपका अपना हीमोग्लोबिन कम है और आप जाकर के रक्त दे आएंगे, आप ब्लड डोनेट कर आएंगे, तो फिर आपकी हालत क्या होगी। आप सोचिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे डिजीजेस भी होने का खतरा है। तो इसलिए आपको पहले रक्त डोनेट करने से पहले, या ये कहें कि ब्लड डोनेट करने से पहले, आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आवश्यक मात्रा से अधिक है या आवश्यक है, पर्याप्त है शरीर में, तभी आप ब्लड डोनेट करने जाएं। इसके बाद देखिए रक्त चढ़ाने से पूर्व रोगी के शरीर का तापमान, हृदय की दर और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति के शरीर का तापमान, टेम्परेचर कितना है, उसकी हृदय की गति कितनी है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना है, सारी चीजें जब नॉर्मल होंगी तभी हम किसी व्यक्ति का ब्लड निकालेंगे। इसके बाद देखिए रक्तदान करने से पूर्व अच्छी डाइट लेनी चाहिए। यानी कि अगर आपको ब्लड डोनेट करने जाना है तो उससे पहले आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। इसके बाद देखिए रक्तदान करने के बाद तुरंत चलना नहीं चाहिए। जैसे ही आपने ब्लड डोनेट किया तुरंत आपको चलना नहीं है, कुछ देर क्या करना है, रेस्ट करना है। फिर है रक्तदाता के रक्त की पूर्णतया जांच करा लेनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आगे 6वां पॉइंट, रक्त प्राप्त करने वाले तथा रक्तदान करने वाले व्यक्ति के रुधिर वर्ग की जांच की जानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि ऑलरेडी इसको मैंने बताया भी कि जो व्यक्ति रक्त दे रहा है, जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, उसका ब्लड ग्रुप और जो ले रहा है रक्त को, उसका ब्लड ग्रुप जब मैच होगा तभी तो रक्त चढ़ाया जा सकेगा। तो इसका भी खासा ख्याल रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो रुधिर नलिका की भित्ति पर रुधिर परिसंचरण के समय पड़ने वाले रक्त के दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी है, एक पाइप से जा रहा है, तो एक पाइप से पानी जा रहा है, तो पानी जब जा रहा है इसमें से तेजी से जा रहा है, तो ये क्या करता है,
इन नलिकाओं के इस नलिका के जो भित्ति है यानी कि दीवार है इस पर दबाव डालता है। इसी प्रकार शरीर में जो नसें होती हैं ये क्या होती हैं, इसी तरीके से ही होती हैं। तो नसों पर जो नसों के अंदर खून बहता है ये इनकी दीवारों पर दबाव डालता है, नसों की दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालता है। अब आप देखिए एक पानी की पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है और गलती से भी अगर इस पाइप में कहीं पर भी छेद है तो आप देखोगे पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वाकई में जो पानी है वो इस पाइप के सभी सिरों पर या पाइप के दीवार पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। तो वैसे ये खून भी क्या करता है, इन नलिकाओं की दीवारों पर दबाव बनाता है और यह दबाव कितना होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखिए रुधिर नलिका की भित्ति पर रुधिर परिसंचरण के समय पड़ने वाले रक्त के दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये पानी वाला प्रेशर अगर आपको समझ में आया होगा तो ये ब्लड वाला प्रेशर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे पानी का प्रेशर समझिए आप, चाहे ब्लड का प्रेशर समझिए, क्रियाएं वही होती हैं। अब इसके बाद देखिए एक दोस्तों आरएच फैक्टर क्या है। अब अभी आप लोगों ने 4 वर्ग देखा, कौन कौन से रक्त समूह, ए बी, इसके अलावा ए बी और ओ, ये आप लोगों ने देखा। लेकिन जो कार्ल एंड स्टीनर हैं इन्होंने आरएच फैक्टर का पता लगाया और ये आरएच फैक्टर क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे कार्ल एंड स्टीनर, इन्होंने आरएच फैक्टर का खोज किया। और ये आरएच फैक्टर है क्या, देखिए आरएच फैक्टर लाल रुधिर कणिकाओं में यानी कि रेड ब्लड सेल की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है कि यह रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाता है और यह एक प्रोटीन है। यदि रुधिर में यह प्रोटीन है तो आरएच प्लस यानी कि आरएच पॉजिटिव है, और अगर ब्लड में यह प्रोटीन नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन में है आरएच फैक्टर तो इसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरएच नहीं है या ये कहें कि रुधिर में या लाल रुधिर कणिकाओं में आरएच नहीं है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव हो जाएगा वह व्यक्ति। तो इस प्रकार कहा जाए तो रुधिर 8 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि जिस रुधिर वर्ग में, जैसे अगर रुधिर वर्ग ए का कोई व्यक्ति है तो उसमें अगर उसके ब्लड में है तो ये ए प्लस यानी कि रुधिर वर्ग ए के व्यक्ति में आरएच प्लस फैक्टर मौजूद है। इसी प्रकार रुधिर ए बी और ओ इन चारों वर्गों में अगर मौजूद है तो प्लस साइन के साथ आएंगे ये लोग, और अगर नहीं मौजूद है इनमें तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि रुधिर 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आरएच फैक्टर के आधार पर। अगर सिंपली एग्जाम में पूछेगा रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 4 ही लगाना है, ए बी और ओ वर्ग। लेकिन अगर आरएच फैक्टर आप लगा दोगे तो जिनमें आरएच फैक्टर होगा वो आरएच प्लस होंगे और जिनमें आरएच फैक्टर नहीं होगा वो आरएच माइनस होंगे। तो इसके आधार पर रक्त 8 प्रकार के हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएच फैक्टर के आधार पर। अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग आरएच प्लस हो उसका रुधिर किसी आरएच माइनस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाए तो उस व्यक्ति के रक्त में आरएच प्लस रुधिर के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनने लगता है। इस प्रतिरक्षी के कारण आरएच प्लस रुधिर थक्कों में जमने लगता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है आरएच प्लस, उसका रक्त है आरएच प्लस, और हमने क्या किया, इस आरएच प्लस वाले व्यक्ति का रुधिर आरएच माइनस वाले व्यक्ति को दे दिया तो क्या होगा, तो आरएच प्लस वाला जो व्यक्ति होगा जब इसके शरीर में आरएच माइनस वाला रक्त आ जाएगा तो ये जो आरएच प्लस होगा ये कोशिश करेगा कि मैं अपने शरीर को बचाऊं, यानी कि उसे लगेगा कि कोई जीवाणु या कोई ऐसा कण आ गया है जो क्या कर रहा है, शरीर को हानि पहुंचा रहा, तो ये पूरे अपने जी जान से क्या करेगा, इस आरएच माइनस से लड़ेगा। ठीक है, तो किससे लड़ेगा, आरएच माइनस से लड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि आरएच प्लस में इस आरएच माइनस के खिलाफ क्या होने लगता है, प्रतिरक्षी बनने लगता है। तो आपको याद रखना है कि आरएच माइनस और आरएच प्लस का भी ख्याल रखना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आरएच प्लस और आरएच माइनस का भी हमें ख्याल रखना होता है। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग आरएच प्लस है, उसका ब्लड आरएच प्लस है और उसका रुधिर किसी आरएच माइनस वाले व्यक्ति को हम जब दे देंगे तो क्या होगा,
इससे क्या होगा आप देखिए, तो उस व्यक्ति के रक्त में RH प्लस रुधिर के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति RH प्लस RH माइनस वाला है, जब हमने इसको RH प्लस दे दिया तो क्या हुआ, इससे क्या होगा कि ये RH माइनस वाला है, जब इसके अंदर यह रक्त दे दिया गया, और आपको पता है कि जो RH माइनस है यह क्या करेगा, अपने शरीर की रक्षा करेगा ना, जो भी इसके पास है वह इससे क्या करेगा, अपने शरीर की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर देखिए किसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनने लगेंगे, इस RH प्लस के खिलाफ प्रतिरक्षी बनने लगेंगे। क्यों बनने लगेंगे, क्योंकि यह बाहर से आया है और उस व्यक्ति के पास RH माइनस पहले से था और उसे लग रहा है ये जो बाहर से आ रहा है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह इसको क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसलिए RH प्लस क्या होता है, जम जाता है, तो प्रतिरक्षी बनने लगते हैं, ये याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और यह जो पूरा आपका चैप्टर है ये समाप्त हो जा रहा है, यानी कि ब्लड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां। तो आपने देखा दोस्तों कि ये चैप्टर कितना आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको कर भी ले रहे हैं, पढ़ भी ले रहे हैं। ब्लड से होने वाली बीमारियां भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे और वो भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि 2 से 3 वीडियो में आपका ये बायो वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों आप लोग का आसानी से जो आपका साइंस विषय है 25 नंबर का, इसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 6 से 7 लीटर या 3 से 4 लीटर। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से लेकर के 6 लीटर, आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसके बाद देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने, ब्राउन ने, विलियम हार्वे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा है किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल रक्त कणिकाओं का, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। बार बार मैंने आप लोग को बताया है, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, मस्तिष्क में, अस्थि मज्जा में या प्लाज्मा में। तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, RH कारक है, अधिसाणु, प्रतिजन, प्रतिरक्षी या प्लाज्मा। तो RH कारक क्या है, प्रतिरक्षी है। अभी आप लोगों ने देखा है कि RH प्लस वाले को अगर हमने RH प्लस वाले व्यक्ति का रुधिर RH माइनस वाले को दे दिया तो RH प्लस के विरुद्ध क्या बनने लगते हैं, प्रतिरक्षी बनने लगते हैं उस व्यक्ति के शरीर में। इसके बाद देखिए श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का 120 दिन होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का 24 से 30 घंटे या 1 दिन होता है। तो ऑप्शन ए में आप देखिए 24 से 30 घंटे दिया हुआ है। और इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है उसका कितना होता है, 8 से 12, या प्लेटलेट्स 8 से 12 दिन। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आप लोगों को पता है कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन बी जो है 3, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताजे जमे हुए प्लाज्मा को -25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कितने महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है। तो कितने महीनों तक दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया भी था, 8 महीने, 12 महीने, 10 महीने या 6 महीने। तो 12 महीनों तक हम क्या कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये पूरा देख लिया, टोटल क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए, पूरे चैप्टर को भी आप लोगों ने पढ़ लिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को ये बायो वाला सेशन पढ़ के कैसा लगा, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये साइंस जो आपका है ये बहुत ही इजी पूरा पेपर है और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को आगे भी पढ़ाने वाली हूँ जैसे मैंने आज पढ़ाया। और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको ये पूरा वीडियो समझ में भी आया होगा और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स आपको पता है कि आपको नोट्स की PDF आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलेगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर आप लोग का मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप लोगों को पता ही है, आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसके अलावा सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पूरा इसी तरीके से लिख के मैंने पढ़ा दिया है। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है वो लोग प्लीज बना लें, क्योंकि आज अगर आप बनाए रहेंगे नोट्स तो कल एग्जाम में आपको ही बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। 4th सेमेस्टर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी हर एक विषय के।
और जहाँ कहीं कहीं कोई भी समस्या आ रही है, आप हमसे बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम बनाते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सभी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।